हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के पेपर प्रथम विश्व के प्रमुख संविधानों की श्रृंखला में आज हम स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड। देखिए, स्विट्जरलैंड की संविधान की विशेषताएं अपन ने पिछले वीडियो व्याख्यान में जानकारी प्राप्त की थी। स्विट्जरलैंड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से एक बहुत छोटा राज्य है, लेकिन उतना ही इसमें विविधताएं हैं। और जितनी विविधताएं भारत में, अमेरिका में, रशिया में हैं, उतनी ही स्विट्जरलैंड में भी हैं। और इसीलिए स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद व मूल वैधानिक सिद्धांत है जिस पर स्विट्जरलैंड का संविधान आधारित है। स्विट्जरलैंड एक परिसंघ या राज्य मंडल नहीं है, वरन एक संघ राज्य है। स्विट्जरलैंड एंड अ फेडरेशन, नॉट अ कन्फेडरेशन। स्विट्जरलैंड के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि स्विस राज्य मंडल 23 संप्रभु संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। इस आधार पर कुछ लोगों का मानना है कि स्विट्जरलैंड एक राज्य मंडल है, संघ राज्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने उसको संप्रभुता संपन्न कहा है। और उन्होंने कहा कि संप्रभुता संपन्न इकाइयां जो हैं वो कन्फेडरेशन को जन्म देती है, फेडरेशन को नहीं। तो इन्होंने इस तर्क भी दिया है कि 1848 की जिस व्यवस्था के आधार पर स्विट्जरलैंड में कन्फेडरेशन का निर्माण हुआ है वो एक संधि मात्र है, संविधान नहीं, क्योंकि संधि कन्फेडरेशन को जन्म देती है, संघराज्य को नहीं। किंतु वास्तविकता ये है कि स्विट्जरलैंड एक संघ राज्य है, राज्य मंडल नहीं। राज्य मंडल का अर्थ होता है राज्यों के उस ढीले ढाला संगठन जिसमें सशक्त केंद्रीय सत्ता का अभाव हो और जिसमें इकाइयों को केंद्र से संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता हो। लेकिन स्विट्जरलैंड में केंद्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाली है और कैंटनों को भी केंद्र से अलग होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो वास्तव में यहाँ का जो संविधान है वो सभी अर्थों का एक संविधान है। और 99 में जो पुराने संविधान को ही रिपीट किया गया है, वापस से इसको लागू किया गया है, उसमें भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि स्विट्जरलैंड एक कन्फेडरेशन नहीं है बल्कि एक संघ राज्य है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड के संविधान में कौन कौन से संघीय तत्व की विशेषताएं हैं जिनको हम फेडरेशन के फैक्टर कहते हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली विशेषता जो किसी भी संघ राज्य के अंदर पाई जाती है वो ये है कि यहाँ का संविधान लिखित और कठोर संविधान है, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली विशेषता होती है, प्रथम तत्व होता है किसी भी संविधान का, अगर वो संघ है तो वहाँ का संविधान लिखित होना चाहिए और कठोर होना चाहिए। ये इसलिए ये प्रावधान किए जाते हैं ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने सीमाओं में बने रहे। कोई भी किसी भी सत्ता के द्वारा अकेले ही संविधान में आप मनमाना परिवर्तन ना कर सकें, ना केंद्र सरकार कर सके, ना राज्य सरकार कर सके। और इसलिए उसमें कठोर संविधान की विशेषता है। कठोर संविधान संशोधन का मतलब ये होता है कि साधारण कानून निर्माण से भिन्न प्रक्रिया जिस काम के लिए तो अपनाई जाती है वो कठोर संविधान संशोधन होता है। इसीलिए संविधान स्विट्जरलैंड में लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो प्रमुख तत्व है वो है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। देखिए, संघीय शासन के अंतर्गत दूसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाता है। ये पक्ष, दोनों ही पक्ष, केंद्र भी और राज्य भी, ये अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं और संविधान के द्वारा ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों का विभाजन
किया जाता है। ये प्रावधान आपके भारत में भी देखने को मिलता है, अमेरिका में भी देखने को मिलता है और स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलता गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में यहाँ पे अमेरिका का पैटर्न अपनाया गया है, गणना और अवशेष का सिद्धांत। इसमें यह है कि संघ सरकार की शक्तियों को और उस शक्तियां जो हैं वो स्पष्ट कर दी गई हैं कि ये पावर्स केंद्रीय सरकार की होंगी। उसके अलावा शेष जितनी भी शक्ति रिमेनिंग है, पावर्स हैं, वो कैंटनों की सरकारों को प्रदान कर दी गई हैं। जो सरकार केंद्रीय महत्व के हैं वो केंद्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में है। उसके अलावा शेष सभी विषय कैंटनों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। अब स्विट्जरलैंड में जो राज्य है, जिसको अपने भारत में स्टेट्स कहा गया है, उसको स्विट्जरलैंड में कैंटन का नाम दिया गया है। तीसरी विशेषता ये है कि यहाँ पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, तीसरा तत्व है ये। और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का मतलब आप अमेरिका के संदर्भ में भी अध्ययन कर चुके हैं कि ये जो है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने का, उसकी व्यवस्था करने का, अर्थात संघ और इकाइयों की ओर से अपने किसी भी कार्य के द्वारा या कानून के द्वारा अगर संविधान की अवहेलना की जाती है या संविधान के विरुद्ध कोई काम किया जाता है, तो संघ या इकाइयों के ऐसे कानून जो कि संविधान के विरुद्ध हैं, उनको अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। संघ इकाइयों के बीच में जो शासन शक्ति से संबंधित जो विवाद होते हैं का निर्णय, उनको निपटारा करना, उनका समायोजन करना, उनको सुलझाना, ये न्यायपालिका का काम है। इनके जो संविधान का अनुच्छेद है 189 की धारा 2 में ये कहा गया है कि राज्य मंडल और केंद्र के बीच, कैंटनों के बीच परस्पर होने वाले सभी विवादों का निर्णय संघीय न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में इस मामले में थोड़े आंशिक न्यायिक संशोधन है, उतना नहीं है जितना संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में अपन पाते हैं। यहाँ पे न्यायिक जो पुनरावलोकन की शक्ति है वो आंशिक है। यहाँ पे कैंटनों के द्वारा निर्मित अगर कोई कानून विरुद्ध है संविधान के विरुद्ध, तो उसको अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। लेकिन अगर केंद्रीय सरकार, संघ की सरकार अगर इस तरह का कोई कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है या नहीं है, जो भी है, उसकी कानूनों की समीक्षा वो नहीं कर सकती है। मतलब कहने का मतलब है आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन है। आप इकाइयों के द्वारा बनाए गए कानून की वैधानिकता की जांच तो ये कर सकती है, लेकिन केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार उनके पास नहीं है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय केंद्रीय सरकार को संविधान का अतिक्रमण करने से नहीं रोक सकता है। इस दृष्टि से स्विट्जरलैंड का जो संविधान है संघात्मकता की कसौटी पर पूरे अंश में 100% मार्क्स के साथ में पूरा नहीं उतरता है, क्योंकि यहाँ पे संघ की तुलना में केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है। चौथा ये है कि यहाँ के जो संघीय संसद के उच्च सदन में जो इकाइयाँ हैं उनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे अमेरिका में सीनेट में सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व है और 2 प्रतिनिधि वहाँ पे सीनेट में राज्यों के होते हैं। स्विट्जरलैंड में भी इसी तत्व को अपनाया है। वहाँ की द्वितीय सदन जो है स्विट्जरलैंड का, उसको सीनेट कहा जाता है। यहाँ भी उसमें सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। बस इतना है कि पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में यहाँ पे निर्णय लिया गया है। यहाँ पे 6 तो अर्ध कैंटन है और है ना, तो पूर्ण कैंटन के 2 प्रतिनिधि जाते हैं और अर्ध कैंटन का 1 प्रतिनिधि द्वितीय सदन के लिए यहाँ पे भेजा जाता है। 23 संप्रभुता संपन्न यहाँ पर कैंटन है। इसके बाद में है संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति, पावर ऑफ द यूनिट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। संशोधन की प्रक्रिया में यहाँ पे इकाइयों को पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं।
यहाँ पे इकाइयों को अवहेलना करके उनको बाय साइड करके अब यहाँ कोई संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड में भी इसी तथ्य को अपनाया गया है। संविधान संशोधन को प्रस्तावित करना, उसकी पुष्टि करना, अनुमोदन करना, इन सब में जो है जनता का भी पूरा हाथ रहता है। संविधान का कोई भी संशोधन यहाँ पर तब तक पारित नहीं समझा जाता जब तक आधे से अधिक कैंटन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाए। इसके बाद में यहाँ पे तिहरी नागरिकता पाई जाती है। अमूमन ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक संघीय राज्य में दोहरी नागरिकता तो होनी ही चाहिए, जैसे एक तो संघ की नागरिकता और दूसरी राज्य की नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जबकि स्विट्जरलैंड में एक कदम और आगे है, वहाँ तिहरी नागरिकता है। प्रत्येक नागरिक के लिए 3 नागरिकताओं का प्रावधान वहाँ पर है। एक तो म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता होती है, दूसरी कैंटन की नागरिकता होती है और तीसरी स्विस संघ की नागरिकता होती है। यहाँ नवीन संविधान के अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के प्रत्येक निवासी को म्यूनिसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है, उसे ही स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। तो नागरिकता प्राप्ति का क्रम वहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, एक्सक्यूज मी, देन कैंटन की नागरिकता और उसके बाद उसको स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे तिहरी नागरिकता का प्रावधान स्विट्जरलैंड के फेडरेशन सिस्टम में है। देखिए, संघीय व्यवस्था की जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो स्विट्जरलैंड के संविधान में विद्यमान है। यहाँ पे संघ के स्थान पर कन्फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम राज्यमंडल या परिसंघ कहते हैं। इससे मूलभूत जो तत्व है संघ, उसके ऊपर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। हमारे भारत की जहाँ तक अगर हम बात करें तो भारत में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारतीय संघ में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है यूनियन। भारत की संविधान की धारा 1 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो शब्द कौन सा हुआ? यूनियन। आप शब्द के उसमें ना जाएं, लेकिन इस तरह से स्विट्जरलैंड में भी कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और संघीय न्यायालय को यहाँ पे संघीय व्यवस्था के द्वारा निर्मित कानूनों की जांच का अधिकार, अवैधानिक घोषित करने का भी अधिकार नहीं है। देखिए, ये केवल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड की जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है वो कानून निर्माण की प्रक्रिया में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भागीदार होती है। स्विस जनता की प्रत्यक्ष सत्ता में जाते विश्वास करते हैं और वो ये मानते हैं कि उनके प्रतिनिधियों की संस्था के ऊपर, व्यक्तियों की संस्था के ऊपर कोई न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये मानते हैं कि यहाँ स्विट्जरलैंड में जनता की दृष्टि से ये बात बिल्कुल गलत है कि संवैधानिक कानून का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ पे संविधान संशोधनों में जनता भी भागीदार है। इस प्रकार न्यायपालिका के संबंध में अगर अपन कहते हैं कि आंशिक संशोधन है, तो इससे इनकी आस्था है वो कम नहीं होती है, बल्कि लोकप्रिय संप्रभुता के प्रति उनकी अत्यधिक आस्था है। स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है, यानी केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है, उस पर जनता की लोक निर्णय शक्ति का प्रतिबंध है और संघीय व्यवस्था के आदर्श के जितने और भी परिस्थितियों के अनुरूप हैं वो यहाँ पे अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान में भी कई एकात्मक शासन के गुणों को अपनाया गया है। स्विस संविधान में सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी हम उसको संघ मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। केसी वियर कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में एक ऐसी स्थिति है और स्विट्जरलैंड मोटे तौर पर एक संघ है और इसे राज्यमंडल की संज्ञा देना भ्रामक है।
क्योंकि शक्ति विभाजन से तात्पर्य ये होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर एक स्वतंत्र भी रहें, एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी रहें, अन्योन्याश्रित भी रहें और संयुक्त भी रहें। तो ये सारी बातें यहाँ पे मिलती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में, स्विट्जरलैंड का संविधान जो है उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति कौन कौन सी है? केंद्रीय प्रवृत्ति टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। देखिए, स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो सम्मेलन की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, इंटीग्रेशन प्रोसीजर। स्विट्जरलैंड के संविधान में 20 तो कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। तो इस प्रकार 23 कैंटन यहाँ पे है। मैंने पहले भी आपको बताया, शक्ति विभाजन यहाँ पे स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। सभी कैंटन संप्रभुता संपन्न है, उन सभी अधिकारों का उपभोग करते हैं जो संघ के द्वारा हस्तांतरित न किए गए हों। तो यहाँ पे जो है संविधान के अनुच्छेद 42 से लेके 135 तक अधिकार, क्षेत्र, विभाजन, शक्ति परिसंघ, इन सभी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो सभी आपसी इनके केंद्र के राज्य संबंध हैं, राज्य के संबंध हैं, आपसी सहयोग और समझ के ऊपर आधारित हैं, एक दूसरे को प्रशासनिक और सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सभी केंद्रीय राज्यों में एक सेंट्रलाइजेशन के टूवर्ड्स जो है टेंडेंसी डेवलप होती जा रही है। इसको केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बोलते हैं। ये स्विट्जरलैंड में भी है। हालांकि एक संघराज्य है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के जो मूल तत्व हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला तो ये है कि संविधान के द्वारा ही महत्वपूर्ण शक्तियां संघ राज्य को सौंप दी गई हैं। इससे केंद्र सरकार को ज़्यादा उच्च स्थिति प्राप्त है और वो कैंटनों के ऊपर अपने अधिकार लागू कर सकता है। जैसे संविधान के द्वारा केंद्र को मुद्रा निर्माण का अधिकार, बैंकिंग व्यवस्था का अधिकार, ये एक ऐसा अधिकार है जिससे वो कैंटनों के समस्त आर्थिक और व्यापारिक सिस्टम को नियंत्रित रख सकता है। दूसरा है कि समवर्ती सूची में अंतिम जो शक्ति है वो यहाँ पे केंद्रीय सरकार को है। उसमें समवर्ती सूची में जितने भी विषय यहाँ पे रखे गए हैं, अगर उसमें कोई विवाद या इस तरह का कोई इशू आता है तो उसमें अंतिम निर्माण का अधिकार केंद्रीय सरकार को है और केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये व्यवस्था केंद्र को बहुत अधिक महत्व प्रदान करती है। तीसरी बात यह है कि कैंटनों के द्वारा, केंद्र के द्वारा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था भी यहाँ पर विशिष्ट परिस्थितियों में की गई है। विशिष्ट परिस्थितियाँ यानी वही इमरजेंसी प्रावधान। अनुच्छेद 52 के अनुसार यदि किसी कैंटन में अशांति की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वो ऐसा कर सकता है। ये व्यवस्था न केवल संविधान में है बल्कि व्यवहार के अंतर्गत भी केंद्र के द्वारा अपने इस शक्ति का प्रयोग कई बार यहाँ के बीच में किया गया है। इसके बाद में चौथा पॉइंट ये है कि केंद्र के कानूनों पर संघीय कानूनों को प्राथमिकता। तो ये है कि ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि यदि संघीय कानून के प्रतिकूल अगर कोई कानून है राज्य का तो केंद्र का कानून मान्य होगा। परिसंघ ये सुनिश्चित करेगा कि कैंटन संघीय कानून का सम्मान करते हैं। पांचवा है कि कैंटनों के केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, वित्तीय दृष्टि से वो संघीय सरकार पर आश्रित हैं। कैंटनों पर संघीय सरकार का नियंत्रण है क्योंकि जो कैंटनों सारे जो वहाँ की इकाइयाँ हैं वो अपना पृथक संविधान रख सकती हैं, लेकिन कैंटन संघ सरकार के अनुमोदन के बिना अपने संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। उनका संविधान केंद्र सरकार के अनुकूल होना चाहिए। संघीय सरकार पर का उनके ऊपर नियंत्रण है। कैंटनों के अधिकार क्षेत्र को न्यायपालिका का संरक्षण भी प्राप्त नहीं है। उनके केंद्र के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण भी किया
जा सकता है। तो निश्चित ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो यहाँ पे पाई गई है। केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति के कारण डुप्रिज ने कहा है कि स्विस संविधान संघ को कैंटनों का शिक्षक तथा निरीक्षक बना देता है। ये तो थे वो वाले पॉइंट जो संविधान के अंदर ही प्रदत्त हैं और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में अगर हम केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को अगर हम देखते हैं तो जब से संविधान बना, लागू हुआ, उसके बाद से ये प्रवृत्ति का निरंतर विकास हुआ है। जिस तरीके से अमेरिका में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, उसी तरह यहाँ भी मिलती है। चार खास बातों ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। पहली बात तो यह है कि सामाजिक सेवाओं के लिए निरंतर बढ़ती हुई मांग। दूसरा है यातायात के साधनों, उद्योगों में यंत्रीकरण, मशीनों का अत्यधिक प्रयोग। इसके बाद औद्योगिक क्रांति और युद्ध और आर्थिक अवसाद, अर्थव्यवस्था के जितने भी मुद्दे हैं। तो ये जो सार्वजनिक कल्याण के कार्य है, सार्वजनिक सुरक्षा है, श्रमिकों के कल्याण है, ये सारे एक ऐसे विषय हैं जो प्रकृति में बहुत व्यापक हैं। इस वजह से यहाँ पे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आती है। इन स्थितियों के कारण धीरे धीरे केंद्रीय सरकार राज्य के आर्थिक जीवन की भी जो है वो गार्जियन की स्थिति में आ गए हैं और इन सब बातों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बहुत महत्वपूर्ण बल मिला है। तो स्विस सरकार के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। दोनों के संबंध अत्यंत सद्भावनापूर्ण और पारस्परिक सहयोग के ऊपर आधारित हैं और इसका प्रमाण ये है कि अधिकांश संघीय कानूनों की क्रियान्विति केंद्रीय सरकार के द्वारा ही कैंटनों की सरकार के द्वारा ही की जाती है और नवीन संविधान के अंतर्गत भी यह सहयोग की भावना और को भी और अधिक प्रबल बनाने की चेष्टा यहाँ पे की गई है। तो इस प्रकार ये तो था आपके स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय व्यवस्था, जो कि एक आदर्श रूप में भी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। व्यवहारिक राजनीतियों का प्रभाव वो अलग से देखने में आता है, लेकिन फिर भी हम इसको स्विट्जरलैंड का संघ का एक अच्छा प्रावधान कह सकते हैं जो वहाँ पे व्यवहार में प्रचलित है। धन्यवाद।